ठीक है सर, एक बस पानी का बोतल दे दीजिए सर। चलिए आइए सारे लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। आवाज वगैरह सब कुछ सही है, सारे लोग जुड़ जाइए। आवाज क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा विलंब हुआ उसके लिए क्षमा यात्री। गुड इवनिंग सर। यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ना, यस सर यस सर यस सर यस सर, आवाज सब कुछ क्लियर है? बढ़िया है। यस सर, ठीक है। क्या सर इतना लेट क्यों होता है? वो ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक भी था और थोड़ा सा पहुंच गए थे 10 मिनट में, तो उसके कारण। नमस्कार सर, नमस्कार सर, जी सर, जी सर। चलिए बढ़िया, जुड़ जाइए सारे लोग। स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे किसके बारे में? अर्थ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो अगर हम आपसे अब पूछे कि अर्थ का शेप क्या होगा तो क्या बताइएगा? शेप ऑफ अर्थ क्या होता है? शेप ऑफ अर्थ क्या होता है? स्फेरिकल। कैलकुलेशन के पर्पज से स्फेरिकल, बहुत बढ़िया। और ऐसे क्या होता है शेप? ऐसे देखिए, जियोइड। कौन सा शेप? जियोइड शेप होता है। अर्थ का शेप क्या होता है? जियोइड। सर कल यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि अर्थ के शेप को हम लोग कैसे बोलेंगे। तो आप ओवल शेप भी हो सकते हैं, ऑब्लेटो स्फेरॉइड भी बोल देते हैं, और या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, बस चलिए साइलेंट हो गया। हमने क्या बोल दिया कि सर या तो उसको ऑबलेट स्फेरॉइड भी बोल सकते हैं, ओवल शेप का भी बोल सकते हैं, या जियोइड शेप भी बोल देते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है सर, कि कोई भी एक रेगुलर शेप अर्थ के शेप को डिफाइन नहीं कर रहा था, इसलिए उसके शेप को हम लोग जियोइड बोल रहे थे। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा शुभम, आप स्पेलिंग में लिख रहे हैं जीओडी, ठीक है, GEOID, बस आई नहीं होगा, ठीक है, गुड। चलिए अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कल के क्लास में क्या, तो सर हम लोग कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, और वहां पे हमने देखा था लेवल सरफेस और प्लेन सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में कि क्या होता है सर। सर पीडीएफ नहीं मिला, मिल जाएगा वो, पीडीएफ मिल जाएगा आज, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो लेवल सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में बात किए थे। तो जैसे मान करके चलिए कि ये हमारे पास क्या है, तो सर ये हमारे पास अर्थ है। क्या बोला गया? कि मान करके चल रहे हैं कि सर ये हमारे पास मेरा अर्थ है, ये मेरे पास अर्थ है। इसको हमने क्या बोल दिया कि सर यही हमारे पास अर्थ है। अर्थ है मेरा ये अर्थ है। अब देखिए, अर्थ का सरफेस है। अगर आप कोई भी सरफेस ड्रॉ करते हो जो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो, क्या बोला जा रहा है? कि जो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो, या फिर क्या बोलिए कि अर्थ के सरफेस से क्या हो, तो इक्वल डिस्टेंस पे हो, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो लेवल सरफेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेवल सरफेस बोल देते हैं। तो लेवल सरफेस से जो आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सर लेवल सरफेस कैसा होता है? तो लेवल सरफेस जो आपका होता है वो एक कर्व सरफेस होता है। लेवल सरफेस कैसा होता है? तो सर लेवल सरफेस हमारा कर्व सरफेस होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि सर जो लेवल सरफेस होगा वो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। अर्थ के सरफेस के कैसा होगा? पैरेलल होगा। तो देखिए, कर्व लाइन अगर ये भी कर्व है तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल, बस इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो दूसरा चीज क्या याद रखना है कि ये पैरेलल होगा, और पैरेलल किसका होगा? तो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा। ये दो पॉइंट आपको माइंड में रखना है। दूसरा बोला गया क्या, कि सर दूसरा जो मेरा सरफेस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस, या उसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोला जा रहा है? कि जो दूसरा सरफेस होगा, सर क्लास कब स्टार्ट हुआ है? लाइव का लिंक अभी आया है ऐप में, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो दूसरे को हम लोग बोल देते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। कैसा सरफेस? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हॉरिजॉन्टल के बारे में क्या याद रखना है? तो याद रखिए कि सर जब हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे तो सर्किल के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि सर कोई भी लाइन अगर सर्किल के एक ही पॉइंट पे टच होता हुआ जाता है तो उस लाइन को हम लोग कैसा लाइन बोल देते हैं? स्पर्श रेखा। हिंदी में आप लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी लाइन जो हो, कोई भी रेखा जो हो, वृत्त के किसी एक बिंदु से टच करता हुआ गुजरता है उसको क्या बोल देते हैं?
स्पर्श रेखा, और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते रहते हैं? टेंजेंट बोलते रहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते रहते हैं? टेंजेंट बोलते रहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, देखिए तो वो इस अर्थ सरफेस को बस एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर इसको हम लोग एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो लाइन के फॉर्म में तो ये ऐसा ही रहेगा। मतलब अगर एग्जैक्ट बनाते तो अर्थ सरफेस को ये कितना पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो आप हॉरिजॉन्टल के बारे में क्या-क्या याद रख सकते हैं? 2 पॉइंट, कि सर हॉरिजॉन्टल सरफेस जो हमारा होगा, पहला तो हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। हॉरिजॉन्टल जो रहेगा हमेशा पहला क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। जबकि लेवल लाइन जो मेरा था वो कैसा था? कर्व था। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि सर इसमें जो हम लोग देख रहे थे वो अर्थ सरफेस के पैरेलल था। जबकि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस का बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस। कैसा होगा? टेंजेंट होगा। कैसा होगा? टेंजेंट होगा। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? वो आता है क्या, तो उसको नोट डाल करके आप लोग अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा आज के क्लास में, ठीक है? यहाँ से आप लोग नोट डाल करके लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एसएससी जेईई 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है? नोट। चलिए, एक हमारे पास क्या है, तो सर एक हमारे पास है लेवल लाइन और दूसरा हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हमारे पास है लेवल लाइन और दूसरा हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में, कि सर अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण अर्थ उसको क्या करता है? अपने तरफ खींचता है। अर्थ की ग्रेविटी के कारण उसको क्या करता है? अर्थ अपने तरफ खींचता है। और अपने तरफ खींच के ना बोलने के कारण अगर हम लोग इंजीनियरिंग के टर्म में बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है वो अपने सेंटर के तरफ खींचता है। क्या बोला गया? कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है वो अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर अगर इसका हम लोग बात करें तो इसका सेंटर यही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लम्ब लाइन लटका रहे हैं। प्लम्ब लाइन, अब प्लम्ब लाइन क्या होता है वो समझिएगा। जैसे गांव में जब घर बन रहा होगा किसी का भी ईटा का, तो आप लोग देखते होंगे कि एक धागा में बांधा हुआ ऐसा लट्टू टाइप का कुछ चीज रहता है। इस चीज को देख जानते हैं? इसको क्या बोल देते हैं अगर हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो? हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको? अगर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपसे पूछे कि जो धागा लटका लटका हुआ रहता है, ऐसा लट्टू जैसा रहता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, या आपके लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोल देते हैं? बताइएगा ऑनलाइन वाले। अगर लोकल लैंग्वेज में बात किया जाए तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताइएगा जल्दी से। बताइएगा जल्दी। जल्दी देखिए, अभी तक मैसेज नहीं आया है, सबको मैसेज कीजिए जल्दी से। इसको हम लोग बोल देते हैं सिहुला। याद आ रहा है कुछ? अगर आप लोग मॉडर्न होंगे तब तो इसको प्लम्बर भी बोलते होंगे। नहीं तो इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं क्या? सिहुला, ठीक है? तो क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग बोल देते हैं प्लम्ब बब। क्या बोल देते हैं? प्लम्ब बब। अब आपने क्या किया कि प्लम बॉब को हैंग किया। तो अगर प्लम बॉब को हैंग कीजिएगा तो वो कहाँ से पास होगा? तो क्या वो सेंटर से पास होगा? उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप प्लम बॉब को हैंग कीजिएगा तो यहाँ के बाद भी ये जो प्लम बॉब वाला जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगा? तो क्या वो अर्थ के सेंटर से पास करेगा? अगर यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया साहुल, बहुत बढ़िया ब्रह्मेश, ठीक है, सब लोग बोले साहुल 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 साहुल, गुड गुड। चलिए देखिए, यहाँ पे भी अगर हम प्लम बॉब को अगर हैंग करते हैं तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण ये अभी भी कहाँ से पास करेगा? तो ये अभी भी कहाँ से पास करेगा? तो सर ये पास करेगा कहाँ से? तो अर्थ के सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? अर्थ के सेंटर से पास करेगा। तो जो एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इफ वी हैंग प्लम्ब लाइन, अगर हम लोग प्लम्ब लाइन को, प्लम्ब बॉब को हैंग करते हैं कहाँ पे? अगर अर्थ के लेवल सरफेस पे, तो वो जो प्लम्ब लाइन होगा वो आपस में कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए में था पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी में था कोलिनियर, और ऑप्शन नंबर सी में था बोथ पैरेलल एंड कोलिनियर, और ऑप्शन नंबर डी में था नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जो लाइन हो अगर एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, कोलिनियर नहीं, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। क्या बोल देते हैं? कंसेंट्रिक। क्या बोल देते हैं? कंसेंट्रिक। हाँ, कोलिनियर नहीं, ऑप्शन में था कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? तो सर जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो। क्या? कॉन्करेंट। अच्छा, कॉन्करेंट बोल दीजिए, कंसेंट्रिक भी बोल सकते हैं। कंसेंट्रिक मतलब क्या? एक ही सेंटर से पास करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्सेंट्रिक बोल देते हैं, ठीक है?
कनकरेंट भी आप बोल सकते हो इसको, तो आप बोल सकते हो कि कैसा हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहता तब क्या होता, क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में हम लोग क्या जानते थे कि सर जो अर्थ का रेडियस है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल के साथ जो रेडियस है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि सर अगर कोई भी हमारे पास सर्किल है और सर्किल पे अगर हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, तो यहाँ पे भी जब प्लम बॉब को हैंग कीजिएगा, तो ये प्लम बॉब कहाँ से पास कर रहा है, इस केस में भी जब आप प्लम बॉब को हैंग कीजिएगा, तो ये भी इसके पैरेलल रहेगा। इस केस में भी जब हम लोग प्लम्ब लाइन को हैंग करते हैं, तो प्लम्ब लाइन आपस में कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपका प्लम्ब लाइन रहेगा एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। जबकि बात करते हैं लेवल लाइन के केस में या लेवल सरफेस के केस में, अगर आप प्लम्ब लाइन का बात कीजिएगा, तो प्लम्ब लाइन कैसा रहेगा, तो प्लम्ब लाइन कॉन्करेंट बोल दीजिए या कंसेंट्रिक बोल दीजिए, एक पॉइंट से पास करेगा। तो ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिएगा। ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा लेवल सरफेस के केस में जो प्लम्ब लाइंस होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में बात करें, तो जो आपके पास प्लम्ब लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, तो वो पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल। तो बस ये दो पॉइंट याद रखना है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई का है, तो मैं भी हो सकता है अगले साल आपके सेमेस्टर में पूछे। इसको बस ऐसा फिगर ड्रॉ करके लिख लीजिए कंकरेंट, इसके सामने लिख लेंगे पैरेलल। डन। समझ में आया सबको? यस सर, नो सर में रिप्लाई करेंगे। सबीन, शुभम, सौरभ, ब्रह्मेश्वर, सुमित, फटाक से बताइएगा समझ में आया ये बात। डन सर। गुड। ओके जुना। डन सर। ओके। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो एक एक कर करके सारे टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो लेवल सरफेस, लेवल लाइन कल हम लोग पढ़ लिए थे। हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन कल हम लोग क्या किए थे, इसके बारे में पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसका, तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट सर्किल का। यहां से आज हम लोग पढ़ेंगे किसका बारे में बात किया जा रहा है, तो हेडिंग डालिएगा ग्रेट सर्किल। क्या बोला जा रहा है, ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? ग्रेट सर्किल किसको क्या कहते हैं, किसी को कुछ आइडिया है ग्रेट सर्किल के बारे में, कुछ बताइएगा। ग्रेट सर्किल किसको कहते हैं, कुछ आइडिया बताइए, क्या होता है ग्रेट सर्किल? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अर्थ। और बताइए। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ग्रेट सर्किल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि विच डिवाइड्स द ए सर्कल, विच डिवाइड्स द अर्थ सरफेस, ए सर्कल which divides the earth surface, which divides the, which divides the earth surface, earth surface in two equal half, in two equal halves। मीन्स क्या बोला गया कि सर अभी हम लोग पढ़े थे कि अर्थ सरफेस मेरा कैसा होता है, तो अर्थ सरफेस सर मेरा स्फेरिकल होता है, पढ़े थे। अब मैंने क्या किया कि सर एक सर्किल यहाँ पे प्लॉट किया, क्या किया, एक सर्किल यहाँ पे प्लॉट किया। तो ये सर्किल देखिए, तो अर्थ एक नीचे अर्थ एक ऊपर हो गया। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट हमने क्या किया कि एक सर्किल ऐसा प्लॉट किया। ये भी देखिए, तो ये जो सर्किल है इस सर्किल के कारण ये भी देखिए, तो ये सर्किल के इधर एक अर्थ होगा, इधर एक अर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं कि एक और सर्किल हम लोग प्लॉट किए, और एक और सर्किल जो था वो हमारा कुछ ऐसा हो गया। ठीक है। एक और सर्किल जो मेरा था वो कुछ ऐसा हो गया।
ए बी आपका क्या करेगा, क्या ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बाँटेगा? 2 इक्वल हाफ में बाँटेगा? खुद से समझिए कि आपके हाथ में एक बलून है। आप बलून को क्या कीजिए, कहीं से भी काटिए, ठीक है? आपके हाथ में एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आप कहीं से भी काटिए। अगर आप काट रहे हैं और अगर जो आपका सर्किल है, अगर वो उसके सेंटर से पास कर रहा है, बस इस चीज़ को ध्यान में देना है। अगर आप यहाँ से सर्किल काटिएगा, यहाँ से अगर सर्किल काटिएगा तो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो ये 2 इक्वल हाफ में नहीं बाँटेगा। लेकिन अगर कोई भी सर्किल आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो सेंटर से पास कर रहा है, चाहे आप ऐसे काटिए, चाहे आप ऐसे काटिए, चाहे आप ऐसे काटिए, चाहे आप ऐसे काटिए, हर केस में आपका क्या दिखाई देगा? इक्वल इक्वल टू आपको दिखाई देगा। तो वैसा सर्किल जो अर्थ सरफेस को 2 इक्वल हाफ में बाँटता है, वैसे सर्किल को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वैसे सर्किल को हम लोग ग्रेट सर्किल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रेट सर्किल बोल देते हैं। और कल आपको बताया गया था कि सर कोई एक लाइन जो ऐसे ड्रॉ हम लोग करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेटर। अगर वही बात करें इस पॉइंट का, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉर्थ पोल। और अगर बात करें इस वाले पॉइंट का, तो इसको बोल देते हैं साउथ पोल। इसको क्या बोल दे रहे थे? इक्वेटर बोल दे रहे थे। और आपको बताया भी गया था कि सर ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस होता है, वो पोलर एक्सिस के कंपैरिजन में थोड़ा-सा छोटा होता है। पोलर एक्सिस के कंपैरिजन में थोड़ा-सा छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग इलिप्सॉइड इसका शेप बोल रहे थे। क्योंकि सर एक एक्सिस मेरा बड़ा था और दूसरा एक्सिस अगर छोटा रहता है, तो ऐसे शेप को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस थोड़ा-सा बड़ा होता है और पोलर एक्सिस थोड़ा-सा छोटा होता है, इसलिए इसको इलिप्सॉइड शेप बोले थे। अब आपको क्या देखना है कि सर अगर कोई भी सर्किल हो, जैसे इसी वाले सर्किल का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वाला सर्किल देखिए अर्थ के सेंटर से भी पास कर रहा है और इस पूरे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बाँट रहा है। इसके ऊपर वाला पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन। उसी तरह से जब हम लोग इसका बात करें, इस लाइन का बात करें, तो ये लाइन भी आप क्या देख रहे हो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बाँट रहा है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेट सर्किल हो जाएगा। तो ऐसे जितना भी लाइन आप खींचिएगा, सारा का सारा लाइन इसको क्या करेगा? 2 इक्वल हाफ में बाँटेगा। तो याद रखिएगा, इसको तो हम लोग इक्वेटर बोल देते हैं और ये सारे जो लाइन होता है, ये सारे लाइन को हम लोग बोल देते हैं लैटीट्यूड। क्या बोल देते हैं? लैटीट्यूड। हिंदी मीडियम वाले अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा आप लोग पढ़े होंगे। तो ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हो जाएँगे। तो आपको याद क्या रखना है कि सर ग्रेट सर्किल क्या होगा? वैसा सर्किल जो अर्थ सरफेस को 2 इक्वल हाफ में बाँटेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रेट सर्किल बोल देंगे। और क्या याद रखना है कि इट ऑलवेज इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमेशा कहाँ से पास करेगा? तो अर्थ के सेंटर से पास करेगा। सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखना है कि सर हमने एक पॉइंट देख लिया कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट करेगा। दूसरा हमने क्या देखा कि सेंटर से पास करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या-क्या होगा। तो एग्जांपल में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि सर जो हमारे पास लैटीट्यूड्स हैं, जो अक्षांश रेखाएँ हैं एंड जो आपके पास इक्वेटर्स हैं, जो देशांतर रेखा है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो जाएँगे? तो वो एग्जांपल हो जाएँगे किसका? ग्रेट सर्किल का। किसका एग्जांपल हो जाएगा? ग्रेट सर्किल का। तो यहाँ से लिख लीजिए। सर एप्पल जैसा। हाँ, एप्पल जैसा बोल सकते हैं। ठीक है? चलिए, लिख लें यहाँ तक। लैटीट्यूड, डिपार्चर। लैटीट्यूड और इक्वेटर क्या होगा सो? डिपार्चर नहीं, इक्वेटर। चलिए। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिएगा। अब जो आप लोग को पढ़ना है, ग्रेट सर्किल तो पूछ लिया तो पूछ लिया। ग्रेट सर्किल में यही पूछा जाएगा कि वैसा सर्किल जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बाँटेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रेट सर्किल बोल देंगे। एग्जांपल में लैटीट्यूड, डिपार्चर, लैटीट्यूड और इक्वेटर आपसे पूछा जाएगा। इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको हम लोग बोल देंगे स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या बोला जा रहा है? स्फेरिकल ट्रायंगल। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल। मतलब ये टॉपिक ऐसा है ना स्फेरिकल ट्रायंगल वाला, ठीक है? आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही अगर कोई ईएससी का तैयारी करता है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत-बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझते हैं कि स्फेरिकल ट्रायंगल होता क्या है? अपना कॉपी पास कीजिएगा, कोई सा, ठीक है? बस लाइए, पेन लाइए। अच्छा कोई बात नहीं वो, ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं किसका? स्फेरिकल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। अब स्फेरिकल ट्रायंगल में समझिएगा कि ये मेरे पास मान करके चलिए कि ये मेरे पास कॉपी था।
अब इस कॉपी पे मैंने क्या किया, तो इस कॉपी पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। कॉपी पे क्या किया? एक ट्रायंगल बनाया। तो जब कॉपी पे आप ट्रायंगल बनाइएगा तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, उसी चीज को अब मैं बोर्ड पे प्लॉट कर रहा हूँ। नोट कर रहे हैं सर, बैक सर। अच्छा शुभम, ओके वो बैक कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए फटाक से, मेरे को लगा लिखते लिखते नोट कर लिए होंगे। नोट कीजिए जल्दी से। नोट हो जाएगा तो बोलिएगा यस सर, डन। नोट हो जाएगा तो बोलेंगे कि सर नोट कर लिए हैं, ठीक है। डन सर। ओके शुभम, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेरिकल ट्रायंगल। तब स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सर स्फेरिकल ट्रायंगल पढ़ने से पहले अभी तक तो हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल नहीं, लेकिन सर हम लोग ट्रायंगल तो पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? सर हम लोग ट्रायंगल तो पढ़े हैं, लेकिन बाबू जो आप ट्रायंगल पढ़े हो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? प्लेन ट्रायंगल। क्या बोल देते हैं? प्लेन ट्रायंगल। अब प्लेन ट्रायंगल में आप क्या क्या पढ़े थे? तो सर प्लेन ट्रायंगल में यही पढ़े थे कि मान करके चलते हैं कि ये मेरा कॉपी का पेज है, और इस कॉपी के पेज पे हम लोग जो ट्रायंगल बनाते थे वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाते थे। एक कॉपी का पेज था, इस पे हम लोग ट्रायंगल बनाते थे ऐसा। और इसके बारे में हम लोग जानते थे कि सर इसका जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो अल्फा प्लस, मान के चलें कि अल्फा बीटा अगर गामा तीनों एंगल है, तो हम लोग क्या जानते थे कि सर तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम लोग प्लेन ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या? तो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सर जो मेरा अर्थ होता है वो कैसा शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। और अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई भी एक फुटबॉल है, छोटा वाला जो फुटबॉल है ना उसको समझिए। तो छोटा वाला आपके पास फुटबॉल है। अब फुटबॉल के ऊपर आप एक लाइन खींचिए, लाइन खींच रहे हैं, इमेजिन कीजिएगा। फुटबॉल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक लाइन खींच रहे हैं। तो फुटबॉल के ऊपर जैसे ही हमने एक लाइन खींचा, तो क्या वो लाइन ऐसा दिखाई देगा? नेक्स्ट हमने क्या किया कि फुटबॉल के ऊपर एक और लाइन ऐसे खींचा, क्या एक ऐसे लाइन आएगा? नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या कि सर फुटबॉल के ऊपर हमने कोई एक ऐसा लाइन खींचा, लाइन कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे भी मेरे पास एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी आपके पास एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल ऐसा आया, एक ऐसा आया, एक ऐसा आया। यही जो ए बी सी है, देखिए तो एक ट्रायंगल है कि नहीं है? अब जब इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखिएगा, तो देखिए तो अगर इस फिगर को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, इस वाले फिगर को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, या इस वाले फिगर को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, तो ये जो तीनों फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस तीनों फिगर को क्या बोल दीजिएगा आप? क्या एक ग्रेट सर्किल है कि नहीं है? ग्रेट सर्किल है कि नहीं है? सेंटर से पास कर रहा है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बाँट रहा है, तो ये सब के सब ग्रेट सर्किल है। अब इसी ग्रेट सर्किल का हमने बस क्या किया, एक आर्क लिया है। ग्रेट सर्किल का एक हमने आर्क लिया है। ग्रेट सर्किल का हमने बस एक आर्क लिया है। पूरा ग्रेट सर्किल ना लेकर के बस उसका हमने क्या किया? एक आर्क लिया है। क्या लिया है? एक आर्क लिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि स्फेरिकल ट्रायंगल मेरा वैसा ट्रायंगल होता है जो कि ग्रेट सर्किल के आर्क से मिल करके बना हुआ होता है। क्या बोलेंगे कि सर स्फेरिकल ट्रायंगल मेरा वैसा ट्रायंगल होता है जो किससे मिल करके बना होता है? तो जो आर्क से मिलकर बना होता है, और वो आर्क किसका होता है? तो वो ग्रेट सर्किल का आर्क होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल ट्रायंगल का डिफिनीशन लिखते हैं, और डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि spherical triangles are those triangles, क्या लिखेंगे? spherical triangles, spherical triangles are those triangles, are those triangles which are made by, which are made by the arc of, which are made by the arc of great circles, great circle। क्या हो गया कि सर स्फेरिकल ट्रायंगल आपका वैसा ट्रायंगल हो गया जो कि ग्रेट सर्किल के आर्क से मिलकर के बना हुआ होता है। अब याद कीजिए
कि सर जब हम लोग सर्किल पढ़ते थे, अगर आपको ये आर्क लेंथ निकालना होता था, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए आप लोग कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करते थे कि सर अगर ये मेरे पास r है, ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से आर्क लेंथ अगर हम बात करें AB का, तो जो आपका AB आर्क लेंथ आता था, वो किसके बराबर आता था? r इंटू थीटा के बराबर आता था, ठीक है? r इंटू थीटा के बराबर आता था। तो सेम इस केस में भी अगर चूंकि ये आर्क लेंथ है, तो इसको भी हम लोग r इंटू थीटा कर सकते हैं, इसको भी r इंटू थीटा कर सकते हैं, इसके साइड को भी क्या कर सकते हैं? r इंटू थीटा कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग सर r इंटू कुछ थीटा 1 बोल देंगे, इसको भी r इंटू थीटा 2 बोल देंगे, इसको भी हम लोग r इंटू थीटा 3 बोल देंगे। क्योंकि सर ये हम लोग ऐसा मान करके चले हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, तो स्फीयर के केस में रेडियस तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, आर तो हमेशा क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। अब बस चेंज करेगा, तो चेंज क्या करेगा? तो सर ये एंगल चेंज करेगा, इसीलिए इसको हम थीटा 1 बोल दिए। इसका एंगल कुछ अलग होता तो इसको हम लोग थीटा 2 बोल दिए, इसका एंगल कुछ अलग होता तो इसके एंगल को हम लोग क्या बोल दिए? थीटा 3 बोल देंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो स्फेरिकल ट्रायंगल है, उसके साइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइड को, स्फेरिकल ट्रायंगल के साइड को हम लोग एंगल के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर प्लेन ट्रायंगल रहता, तो प्लेन ट्रायंगल में इसको हम लोग क्या बोल देते थे? इसको लेंथ के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे मेजर करते थे। जबकि स्फेरिकल ट्रायंगल में जो साइड होता है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल के बेसिस से। पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला जाता है कि यहाँ पे जो सम ऑफ थ्री एंगल था, वो सम ऑफ थ्री एंगल किसके बराबर था? 180 डिग्री के बराबर था। लेकिन जब आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपको खुद से फील होगा कि सर ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये तीनों वैल्यू मिल करके कहीं ना कहीं 180 डिग्री से तो मेरा क्या रहने वाला है? ज्यादा रहने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका सम ऑफ थ्री एंगल होगा, वो 360 मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 540 डिग्री से छोटा होता है। क्या बोला जा रहा है? 180 से बड़ा और 540 से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि सर ये जो तीनों एंगल मिलते हैं, तो तीनों एंगल मिल करके 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा रहता है। सॉरी, क्या बोलते हैं? तीनों जो साइड रहता है, तीनों साइड को अब एंगल से मिला रहे हैं। अगर तीनों साइड का बात करेंगे, तो तीनों साइड को जब आप जोड़िएगा, तो वो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 360 डिग्री से छोटा रहेगा। साइड के केस में क्या याद रखना है? 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अगर वहीं एंगल का बात करें, तो 0 डिग्री से बड़ा और 540 डिग्री से छोटा। क्लियर है? अब इसी चीज को हम लोग अब पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो पॉइंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे? एंगल जो रहेगा, तीनों एंगल का बात करें, मान के चलिए इसका नाम दे दे रहे हैं अल्फा, इसका नाम दे दे रहे हैं बीटा, इसका नाम दे दे रहे हैं गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आपका होगा, वो क्या होगा? तो सर ये जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा रहेगा और क्या रहेगा? 540 डिग्री से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अगर तीनों साइड का बात करते हैं, तो तीनों साइड आपके पास क्या क्या हो गया? तो ए बी हो गया और ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी। तीनों साइड का अगर बात करेंगे, तो ये जो तीनों साइड होता है, वो क्या होता है? तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब क्या? कि अगर आप इन तीनों आर्क को मिलाइएगा, तो कभी सर्किल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर कोई सर्किल हम लोग बना देते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है। तो याद रखिएगा कि इस तीनों आर्क को जब आप मिलाइएगा, तो कहीं ना कहीं एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क मिल करके कंप्लीट सर्किल नहीं बनेगा। कुछ उससे क्या रह जाएगा? छोटा रह जाएगा। ये तीनों पोर्शन मिल करके कंप्लीट सर्किल नहीं बनाएगा, उससे कुछ छोटा रह जाएगा। मतलब 360 डिग्री से क्या रह जाएगा? छोटा रह जाएगा। और 0 डिग्री से क्या रहता है? बड़ा रहता है। तो ये तीनों दोनों पॉइंट याद रखना है। और एक और पॉइंट क्या याद रखना है कि साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल is represented is represented in the form of represented in the form of angle, in the form of एंगल। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास प्लेन ट्रायंगल हो गया और ये स्फेरिकल ट्रायंगल हो गया और दोनों में कुछ डिफरेंस हो गया। क्लियर है? चलिए फटाक से इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और एक बार इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है?
इनको किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत होगा तो वो पूछेंगे, ठीक है। सौरभ, राजीव, झुना, आनंद, किन्हीं को भी कोई दिक्कत आ रहा होगा तो पूछेंगे। अगर समझ में आते जा रहा है तो फटाक से सारा पॉइंट लिखते जाइए। हो गया सर, राजीव बोल रहे हैं, हो गया सर। बाकी लोग भी बोलिएगा, डन। नो सर, ओके, लिखिए बाबू, लिखिए। समझ में आ गया सर, ओके जुना, गुड। यस सर, डन सर, डन सर। ओके तृप्ति, ओके शुभम। चलिए, आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। लिख लें बाबू आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो सर हम लोग अभी यही पढ़ रहे थे कि ग्रेट सर्किल हमारे पास क्या होता है और हमारे पास स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। यही चीज अभी हम लोग देख रहे थे कि ग्रेट सर्किल क्या हुआ और स्फेरिकल ट्रायंगल क्या हुआ। तो अगर हम बात करें ग्रेट सर्किल का, तो यही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है ग्रेट सर्किल के बारे में कि ग्रेट सर्किल क्या होता है। तो सर ग्रेट सर्किल एक हमारे पास इमेजिनरी सर्किल हो गया। क्या लिखा गया है कि सर इट इज एन इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी पे कहीं पे भी आपको ऐसा सर्किल नहीं दिखाई देगा कि हाँ कोई सर्किल जो है मेरा वो पास कर रहा है। ऐसा कोई सर्किल आप कभी देखे हैं कि हाँ अर्थ पे ऐसा कोई सर्किल पास कर रहा है? नहीं पास कर रहा है। बस इसको हमने एक इमेजिन कर लिया है तो एक कैसा सर्किल हो जाएगा? इमेजिनरी सर्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद क्या रखना है कि ये इमेजिनरी सर्किल है लेकिन कहाँ से पास करता है? सेंटर से। यही चीज अभी हम लोग लिखे हैं। तो वही लिखा गया है कि इट इज एन इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा पॉइंट अभी हम लोग क्या देखें कि ये जो आपका ग्रेट सर्किल होगा वो अर्थ को कितना इक्वल हाफ में बांटता है? तो 2 इक्वल हाफ में बांटता है। तो वही चीज लिखिएगा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है कि ए ग्रेट सर्किल डिवाइड्स द अर्थ सरफेस इनटू 2 इक्वल हाफ। 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? तो जितना भी आपके पास लॉन्गिट्यूड्स हो गए, जितना भी आपके पास इक्वेटर्स हो गए, वो के सारे किसके एग्जाम्पल थे? ग्रेट सर्किल के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में बात की। तो स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में क्या बोले कि सर कोई भी मान करके चलें कि यही मेरे पास अर्थ था, तो अर्थ पे हमने क्या किया कि सर एक ग्रेट सर्किल, दूसरा ग्रेट सर्किल, तीसरा ग्रेट सर्किल। इन तीनों ग्रेट सर्किल के आर्क से मिलने से जो ट्रायंगल बनता है, इसी ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो स्फेरिकल ट्रायंगल बोल देते हैं। तो वही चीज लिखा गया है कि इट इज ए ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द सरफेस ऑफ अ स्फीयर बाय इंट्रोडक्शन ऑफ 3 आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल। 3 ग्रेट सर्किल के आर्क के मिलाने से जो आपके पास सर्किल बनता है, इसी सर्किल को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल ट्रायंगल बोल देते हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आखिर हमको क्या जरूरत पड़ गया स्फेरिकल ट्रायंगल को पढ़ने का और प्लेन ट्रायंगल को पढ़ने का? क्योंकि अभी तक तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सर प्लेन ट्रायंगल ऐसा होता है और प्लेन ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। तो सर प्लेन ट्रायंगल के बारे में हम लोग सब कुछ जानते थे कि अगर कोई भी सर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल रहता है तो इस ट्रायंगल में अगर मान के चलें इसका इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं एच, तो इसका जो एरिया हो जाता है हाफ इंटू बी इंटू एच हो जाता है। इसके साइड को ए बोल दे रहे हैं, इसके साइड को सी बोल दे रहे हैं, तो सर जो पेरीमीटर हो जाता है वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाता है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फिर आपको स्फेरिकल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ गया? ऐसा ट्रायंगल पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ गया? अब इसी बात को हम लोग समझते हैं। अब ऐसा समझिए कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल सा एक फुटबॉल बनाता हूँ, बहुत बड़ा, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि पूरा राजीव नगर जितना बड़ा एक मैं फुटबॉल बनाता हूँ, ठीक है। गोलघर, गोलघर को देख रहे हैं? तो गोलघर एक बहुत बड़ा सा गोल टाइप का है। आधा पोर्शन ऐसा इमेजिन करके चलना है कि आधा पोर्शन जो है उसका कहाँ है? जमीन के अंदर, एक फुटबॉल टाइप का है। अगर मैं आपको गोल घर के ऊपर चलने के लिए बोलूंगा, कुछ दूर तक तो आप कंप्लीटली चल लीजिएगा। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ, एक छोटा सा बॉल बना दे रहा हूँ, इतना बड़ा बॉल। अब मैं बोलूँ कि इसके ऊपर आप चल के दिखाइए, क्या इसके ऊपर आप चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। क्यों नहीं चल पाइएगा? वही चीज होता है कि सर अगर हमको सर्वे करना है और सर्वे करना है तो सर पृथ्वी तो मेरा ऐसा है,
भले ही देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आपको बताया गया था कि सर इसका जो रेडियस होता है अर्थ के रेडियस कितना हम लोग ले लेते हैं? 6730 6370 मीटर, इतना किलोमीटर हम लोग इसका रेडियस ले लेते हैं, 6370 किलोमीटर। अब जब आपको पता है कि सर इतना बड़ा हमको रेडियस आने वाला है, तो खुद से इमेजिन कीजिए कि ये सर्किल कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो अगर हम अपना एक घर बना रहे होंगे, तो मेरा जो घर बन रहा होगा, वो हो सकता है कि इसके एक पॉइंट पे बन रहा हो, इसके एक पॉइंट पे बन रहा हो। मतलब मैं अगर अपने घर के लिए सर्वे करूँगा, तो मेरे लिए तो पृथ्वी बिल्कुल प्लेन नज़र आएगा। जैसे आप गोलघर पे चल रहे थे, तो वो आपके लिए प्लेन नज़र आ रहा था। लेकिन अगर हमको ये पता करना हो कि सर ये है मेरे पास पटना और ये है हमारे पास दिल्ली, तो अगर अब मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि पटना से दिल्ली के बीच में ये जो लाइन है बिल्कुल सीधा है, तब तो मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उस केस में तो हमको क्या लेकर के चलना पड़ेगा कि सर पटना से दिल्ली के बीच में जब भी है तो क्या है? कुछ कर्व लाइन है। कैसा लाइन है? कर्व लाइन है। तो वही हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सर जब सर्वे हम लोग पढ़ते हैं, तो 2 तरीके के सर्वे को पढ़ते हैं। एक को बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग और दूसरे को बोल देते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। अब प्लेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए जियोडेटिक, अब नाम याद रखिएगा, अर्थ के शेप को हम लोग क्या बोले हैं? जियोइड शेप। तो जियोइड शेप मतलब अर्थ के अगर आप शेप को कंसीडर कीजिएगा और उसको मानते हुए अगर आप कोई भी सर्वे कर रहे हो, तो वैसे सर्वे को हम लोग बोल देंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। अब जब आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होगा, तब आप प्लेन सर्वेइंग कीजिएगा या जियोडेटिक सर्वेइंग कीजिएगा? जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। जब हमको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होगा, एकदम सही-सही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। लेकिन सर अगर हमको अपना घर बनाना होगा या छोटा-सा रोड बनाना होगा, तो वो तो सर बहुत छोटे से एरिया पे हो रहा है। तो उस केस में हम लोग प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यही सारा चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको स्फेरिकल ट्रायंगल को पढ़ने का ज़रूरत पड़ गया। तो अब इसी पे आते हैं और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, मतलब कन्फर्म, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ठीक है? जियोडेटिक, बढ़िया। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अब हम लोग बात करते हैं। तो मेनली जो हम सर्वे को बाँटते हैं, वो 2 पार्ट में बाँटते हैं। एक को बोल देते हैं प्राइमरी सर्वेइंग, दूसरे को बोल देते हैं सेकेंडरी सर्वेइंग। क्या बोला जा रहा है कि मेनली जो हमारा सर्वेइंग होता है, वो 2 तरह का होता है। एक को बोल देते हैं प्राइमरी सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन, दूसरे को बोल देते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। अब प्राइमरी क्लासिफिकेशन का बात करते हैं, तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में पूरा सर्वे सिर्फ 2 पार्ट में बाँटा गया है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में कितना पार्ट में बाँटा गया? 2 पार्ट में। एक को बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग, दूसरे को बोल देंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। ये हो गया मेरा प्राइमरी क्लासिफिकेशन। अब जब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में आते हैं, तब हम लोग उसको अलग-अलग बेसिस पे बाँटते हैं। सबसे पहले बाँट देंगे किसके बेसिस पे? कि सर हम लोग कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आप चेन या टेप यूज़ कीजिएगा, उसको हम लोग बोल देंगे चेन सर्वेइंग। अगर आप कंपास यूज़ कर रहे हैं, उसको बोल देंगे कंपास सर्वेइंग। अगर प्लेन टेबल यूज़ कर रहे हैं, उसको बोल देंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग। अगर थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं, उसको बोल देंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग। अगर टेक्योमीटर यूज़ कर रहे हैं, उसको बोल देंगे टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। अगर हम लोग और दूसरा-दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन कर दिए। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड या सरफेस ऑन व्हिच वी आर परफॉर्मिंग द सर्वेइंग। दूसरा हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन से जगह पे सर्वे को कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। अब सर्वे कहाँ पे कर सकते हैं? तो सर या तो हम लोग ज़मीन पे करेंगे। अब जो ज़मीन पे करेंगे उसको क्या बोल देंगे? लैंड सर्वेइंग। क्या बोल देंगे? जो ज़मीन पे करेंगे उसको क्या बोल देंगे? लैंड सर्वेइंग। अगर कोई भी सर्वे अगर हम लोग पानी में कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। क्या बोल देंगे? हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, हाइड्रो मतलब पानी, पानी वाला सर्वे। तो अगर पानी में करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। अगर कोई भी सर्वे हम लोग हवा में कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं मतलब क्या? कि सर एक जंगल था, ऐसा जंगल था जिसमें शेर जगह मतलब शेर वगैरह सब कुछ रहता था और बहुत ज़्यादा पेड़ था, पैदल जाना पॉसिबल नहीं था। अगर यहाँ पे आप कैमरा रख करके या थ्योडोलाइट रख करके जब देखते, सामने में एक पेड़ आ जाता जिसके कारण आप आगे नहीं देख पाते। तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर एक कैमरा माउंट करते हैं और उसी कैमरा से फ़ोटो लेते हैं
और बहुत सारा फोटो ले लेकर के एक पूरा का पूरा मोज़ेक हम लोग ऐसे तैयार कर लेते हैं। एक फोटो ऐसा लिया, उसके ऊपर ओवरलैप करके दूसरा फोटो, उसके ऊपर तीसरा फोटो, इसी तरह से इस डायरेक्शन में ओवरलैप किया। ऐसे कर के पूरा एरिया का आपको डिटेल पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं फोटोग्राफिक सर्वेइंग या एरियल सर्वेइंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस ऑन व्हिच वी आर परफॉर्मिंग द सर्वे, उसके बेसिस पे कितना हो जाएगा? 3 कौन-कौन? लैंड सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग या एरियल सर्वे या फोटोग्राफिक सर्वे, दोनों को एक बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि आखिर आपको सर्वे करने का पर्पस क्या है? पर्पस के बेसिस पे भी हम लोग सर्वे को क्लासिफाई करते हैं। क्या आपको कैडेस्ट्रियल मैप बनाना है? क्या आपको टोपोग्राफिकल मैप बनाना है? क्या आपको मिलिट्री मैप बनाना है? आखिर आपको सर्वे करने का पर्पस क्या है? उसके पर्पस पे भी हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग हो जाता है। तो प्राइमरी मतलब मेनली जो हम लोग सर्वे को क्लासिफाई करते हैं कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। एक को बोल देते हैं प्राइमरी सर्वेइंग, दूसरे को क्या बोल देते हैं? तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग और उसमें सब हेडिंग डालिएगा प्राइमरी क्लासिफिकेशन। सब हेडिंग में क्या रहेगा? प्राइमरी क्लासिफिकेशन। हाँ, इंस्ट्रूमेंट, नेचर, मेथड, यूज सही बोल रहे हैं राजीव, ठीक है? तो पहला हेडिंग डालिएगा प्राइमरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन। इसमें लिखिएगा कि जो मेरा प्राइमरी क्लासिफिकेशन है उसमें सर्वे को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि सर्वेइंग इज प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 पार्ट्स। एक को बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग और दूसरे को बोल देते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। अब एक-एक करके हम लोग समझेंगे क्या कि क्या होगा प्लेन सर्वेइंग, क्या होगा जियोडेटिक सर्वेइंग। तो बस आप लोग यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम लोग फिर से समझेंगे प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग को। तो बस याद क्या रखना है कि जो प्राइमरली मेरा सर्वे का क्लासिफिकेशन होता है वो 2 पार्ट में, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। इतना तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा कैसे यहाँ तक लिख लें, बस यही तक लिखना है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा यस सर, ठीक है? प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, गुड लिखिए जुना। डन सर, चलिए ठीक है। अब एक-एक करके दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास कौन-सा हो गया? तो सर एक हमारे पास हो गया प्लेन सर्वेइंग, एक हमारे पास क्या हो गया? प्लेन सर्वेइंग और दूसरा हमारे पास हो गया जियोडेटिक सर्वेइंग। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग। अब एक-एक कर करके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं प्लेन सर्वेइंग का, किसका बोल रहे हैं? प्लेन सर्वेइंग का। तो अगर हम प्लेन सर्वेइंग का बात कर रहे हैं तो प्लेन सर्वेइंग में आप क्या मान के चल रहे थे? तो सर प्लेन सर्वेइंग में हम लोग ऐसा मान करके चल रहे थे कि अर्थ का सरफेस कैसा है? फ्लैट है, प्लेन है, नाम ही बता रहा है कि अर्थ के सरफेस को हम लोग कैसा मान रहे हैं? प्लेन मान रहे हैं। तो क्या इसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को, क्या अर्थ के रेडियस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर अर्थ के कर्वेचर को अगर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं तो वैसे सर्वे को हम लोग क्या बोल देंगे? प्लेन सर्वेइंग बोल देंगे। तो क्या लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग in which in which in which the surface of earth, in which और कोई दिक्कत नहीं, in which surface or curvature of earth, curvature of earth is not taken into consideration, is not taken into consideration, taken into consideration.
अगर आप अर्थ के सरफेस को कंसीडर नहीं करते हो तो वैसे सर्वे को हम लोग क्या बोल देंगे? प्लेन सर्वे। अगर वही हम लोग अर्थ के सरफेस को अगर कंसीडर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? जियोडेटिक सर्वेइंग। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या कि द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग the branch of surveying in which curvature of earth in which curvature of earth is taken into consideration is taken into consideration। आप क्या कर रहे हो? अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? सर जियोडेटिक सर्वेइंग बोल दे रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या बोला गया कि अब देखिए तो ये मेरे पास अर्थ है, तो सर अगर कोई छोटा सा एरिया होगा तभी तो उसको हम प्लेन मानेंगे, क्योंकि अगर सर मेरे पास एरिया अगर ज्यादा हो गया, अगर एरिया हमारे पास ज्यादा हो गया तो उस केस में तो हमको कैसा मानना पड़ेगा? इसको कर्व ही मानना पड़ेगा। तो उस केस में क्या बोला गया? तो उस केस में ये बोला गया कि सर ये जो एरिया होना चाहिए वो 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम है तो ऐसे एरिया के लिए हम लोग जो सर्वे करेंगे वो कैसा सर्वे करेंगे? प्लेन सर्वे। लेकिन अगर ये जो एरिया का वैल्यू आ रहा है वो 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे? जियोडेटिक सर्वे। अब आप लोग बोलिएगा कि सर कुछ-कुछ बुक में तो ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन जब कुछ-कुछ बुक आप पढ़िएगा, तो वहाँ पे इस एरिया का जो वैल्यू दिया हुआ रहता है, वो कितना दिया हुआ रहता है? 250 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ-कुछ बुक में कितना दिया हुआ रहता है? 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब आपको ऑप्शन से चेक करना है कि वो दिया हुआ है 199.5 या 250। लेकिन अगर इन दोनों में सही का बात किया जाए, तो सही कौन है मेरा? 199.5। तो आप बोलिएगा कि सर 199.5 आप सही क्यों मान रहे हैं? आप 250 को सही क्यों नहीं मान रहे हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सर एक हमारे पास होता है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा हमारे पास होता है क्या? दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं तो सर सम ऑफ जो तीन एंगल होता है अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी तरह से जब इसके एंगल का तीनों एंगल के सम का बात करते हैं तो सर ये जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है लेकिन 540 डिग्री से कम क्या होता है? कम होता है। अब क्या देखा गया कि अगर आपका इसके अंदर का जो एरिया है, क्या बोला जा रहा है? अगर इसके अंदर का जो आपके पास एरिया है, अगर ये 199.5 किलोमीटर स्क्वायर तक रहता है, क्या बोला गया कि जो आपके पास स्फेरिकल ट्रायंगल से जो एरिया बन रहा था, अगर इस एरिया का वैल्यू अगर 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम रहता है तो उस केस में आपके पास क्या होगा? तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास किसके बराबर रहेगा? 180 डिग्री के बराबर रहेगा। कब? जब तक आपका एरिया का जो वैल्यू आ रहा है वो 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम रह रहा है तब तक। लेकिन जैसे ही इसके एरिया से हम लोग थोड़ा सा भी एरिया को बढ़ाते हैं तो उस केस में इसमें जो चेंज आ जाता है वो 1 सेकेंड का चेंज आ जाता है। कितने का चेंज आ जाता है? 1 सेकेंड का चेंज आ जाता है। तो अब अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहा। स्ट्रेट लाइन नहीं रहा मतलब ये कैसा लाइन आ गया? कर्व लाइन आ गया। मतलब आप अर्थ के कर्वेचर को क्या कर रहे हो? कंसीडर कर रहे हो। तो मोर एक्यूरेट हमारे लिए कितना हो जाता है? 199.5 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 199.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो याद क्या रखना है कि सर अगर हमारे पास एरिया का जो वैल्यू होगा वो 199.5 किलोमीटर स्क्वायर तक है, तब तक तो हम लोग क्या कर लेंगे? तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, प्लेन सर्वेइंग कर लेंगे। लेकिन अगर एरिया का वैल्यू 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गया तब हम लोग वहां पे कौन सा सर्वे परफॉर्म करेंगे? जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म करेंगे। अब ये जो तीनों एंगल का जो वैल्यू आया, ये जो 1 सेकेंड से बढ़ा है, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं स्फेरिकल एक्सिस। क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल एक्सिस। क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल एक्सिस। ये भी आपका ईएससी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है
कि व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल एक्सिस, स्फेरिकल एक्सिस से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि अगर आपका जो तीनों एंगल का सम है अगर 180 डिग्री से जितना से भी बढ़ेगा उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, अभी लिखवाएंगे सब चीज के बारे में, बस सुन लीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बाय विच एन समेशन ऑफ ऑल थ्री एंगल of a spherical triangle exceed by 180 degree is known as spherical axis। फिर से सुनिए क्या बोला जा रहा है कि the magnitude of angle by which sum of all three angles of a spherical triangle is known as spherical axis। जितना से ये 180 डिग्री से बढ़ेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्फेरिकल एक्सिस बोल देते हैं। क्लियर है। तो क्यों 199.5 सही हुआ, ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि स्फेरिकल एक्सिस का वैल्यू कितना हो जाता था, 1 सेकेंड। इसीलिए हम लोग इस एरिया से कम तक प्लेन सर्वेइंग करेंगे, इस एरिया के ज्यादा तक हम लोग क्या कर देंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। ठीक है, बस आज पॉइंट सुन लीजिए, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कल, क्योंकि टाइम हो गया है सिटी का। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो बस और अगला पॉइंट क्या होगा कि अगर आपको ज्यादा एक्यूरेट सर्वे करना होगा तब कौन सा सर्वे करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग। अगर कम एक्यूरेट सर्वे करना होगा तो कौन सा सर्वेइंग करेंगे, प्लेन सर्वेइंग। क्या याद रखना है कि सर जो भी हम लोग बेंचमार्क फिक्स करते हैं, अब बोलिए कि सर बेंचमार्क क्या होता है, तो ऐसा समझ लीजिए सर हिंदी लैंग्वेज अलोंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, सॉरी बुआ, ठीक है, माय मिस्टेक। ये क्या बोला जा रहा है कि जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे नीचे में क्या लिखा रहता है कि सर ये जो स्टेशन है वो समुद्र तल से इतना ऊंचा है। अब उसी स्टेशन को रेफरेंस मानते हुए आसपास में जितना भी काम होगा, जितना भी सरकारी काम होगा, उसके लिए रेफरेंस का काम कौन करेगा, उस स्टेशन का जो फाउंडेशन का जो लेवल रहता है उसी को रेफरेंस मान करके हम लोग काम करेंगे। तो जब आपको स्टेशन को आपको डिसाइड करना होगा कि स्टेशन का ऊंचाई कितना है, तो वो तो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें गलती हुआ तो उसी को रेफरेंस मान करके बाकी सब सर्वे कर रहे हैं, बाकी सारा का सारा चीज गलत हो जाएगा। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सही से रीडिंग लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे। और बाकी जो उसके रेफरेंस में कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, प्लेन सर्वेइंग कर लेंगे। ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि सर जियोडेटिक सर्वेइंग कौन करता है और प्लेन सर्वेइंग कौन करता है। तो अगर हम बात करते हैं जीएसआई किसका, जी सब ये सारा पॉइंट कल लिखवाएंगे, बस अभी सुनते जाइए। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई जो होते हैं, या इसी को हम लोग कहीं कहीं आप लोग क्या लिख देता है, एसओआई, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जीएसआई वाले जो होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट वाले, वो कौन सा परफॉर्म करेंगे, जियोडेटिक सर्विंग, मतलब सेंट्रल लेवल का जो भी काम होगा वो उस पर कौन करेंगे, जियोडेटिक सर्विंग। और जो भी आपका स्टेट पीडब्ल्यूडी वाला करता है, जो भी स्टेट एजेंसी करता है, वो कौन सा करता है, प्लेन सर्विंग। क्योंकि स्टेट के अंदर काम हो रहा है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा होगा, और डिस्ट्रिक्ट का एरिया कभी भी 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से तो बड़ा नहीं होने वाला है। तो उस केस में हम लोग कौन सा कर देते हैं, प्लेन सर्विंग। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का काम हो रहा है, तो वो तो इस एरिया से ज्यादा बड़ा रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, जियोडेटिक सर्विंग कर देंगे। ज्यादा एक्यूरेट जियोडेटिक सर्विंग, कम एक्यूरेट प्लेन सर्विंग। और का डिफरेंस लिख सकते हैं, तो एक ये भी लिख सकते हैं क्या कि सर जो जियोडेटिक सर्विंग होगा उस पर हम लोग कैसा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री क्या। लेकिन अगर बात करते हैं प्लेन सर्वेइंग का, तो वहां पे हम लोग कैसा ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये सारा जो डिफरेंस है प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग का, वो हम लोग करेंगे अगले क्लास में। अगर यहाँ तक सर आप सिविल इंजीनियर हैं, लगता तो है बुआ, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है राजीव, यहाँ तक समझने में नहीं कोई दिक्कत है तो वो बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। ठीक है, कोई कोई जगह 195.5 भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं 199.5 भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, 199.5 आप लोग याद रखिए। हाँ ठीक है, 199.5 ही याद रखिएगा। ठीक है, यस सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो जस्ट आप लोग का 5 मिनट के बाद जिस सब्जेक्ट का क्लास होने वाला है उसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 5 मिनट में हम लोग मिलते हैं। तब तक 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का, बस जितना देर में पीडीएफ चेंज होने में टाइम लगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो डिफरेंस होगा हम लोग पढ़ेंगे कल, और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पूरा कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल मतलब अगले क्लास में जब भी होगा उस दिन। ठीक है, मजा आ रहा है सबको पढ़ने में। ठीक है, बस आनंद लेकर के पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके सर, ओके सर। अरे बुआ, ये सब बोल करके मस्का नहीं लगाना है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्लास में। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज राइट नाउ।
हाँ, हिंदी लैंग्वेज में भी बात करेंगे बाबू, ठीक है? हिंदी लैंग्वेज में भी बात करेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है। स्फेरिकल एक्सिस, स्फेरिकल एक्सिस मतलब क्या हो गया? एक्सिस मतलब होता है ज़्यादा, स्फेरिकल मतलब हो गया कि स्फेरिकल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो तीनों एंगल के परिमाप से जो ज़्यादा होगा, उसी को बोलेंगे स्फेरिकल एक्सिस। ठीक है शुभम? सर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव दे रहे हैं, हाँ, अभी दिया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद तो फिर समझ ही सकते हैं। कभी देखे हैं कि रोड पे चॉकलेट गिरा हुआ रहता है, चॉकलेट का रैपर गिरा हुआ रहता है, ठीक है? तो अभी चॉकलेट का रैपर गिराया जा रहा है। अगर चॉकलेट खाना हो तो लाइव में जुड़ना, आप लोग को पेड कोर्स में आना पड़ेगा। और फी बहुत नॉमिनल रखा गया है बाबू, बहुत कम फी है, ठीक है? इससे कम फी आप लोग खुद से सोच सकते हैं, बाकी जो भी आप लोग को बात करना हो वो बात कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद आप लोग का क्लास है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा। धन्यवाद।